जय विश्वनाथ हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, गत कक्षा के अंतर्गत हमने पाठ का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारा देश भारत, एनसीईआरटी कक्षा 6, पृथ्वी हमारा आवास, पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा देश भारत नामक पाठ है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ये सभी आप जानते हैं। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। 32,08,000 किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, लगभग 3,200 किलोमीटर। तब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में से लेकर के अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 120 करोड़ से अधिक। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्यारे बच्चों, प्रायद्वीप क्या होते हैं? तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। स्थिति कैसी है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा शायद तेईस उत्तर में देश के लगभग मध्य भारत भाग से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो मध्य भाग से होकर के गुजरती है। आप संख्या 2 दिखाएंगे आपको 6 का। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अर्थात 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार 65 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, सात गोलार्ध में होगी बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। आइए आपको कुछ विशेष ज्यादातर के विषय बताते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। बड़े देश वह जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पर पूरे देश का मानक समय 1 घंटे होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय। आइए आगे अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 4 डिग्री बराबर 16 मिनट। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, पश्चिम का जो गुजरात है उसकी अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में लगभग सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? इस याम्योत्तर को भारत का एक मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। आइए भारत के पड़ोसी देश के विषय में पढ़ लेते हैं हम लोग। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमा से जुड़ी है। 7 स्थलीय सीमाओं इनकी सीमा से जुड़ी है। चित्र संख्या 6.1 में देखेंगे आप इन देशों के नाम इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं भारत मध्य में है, भारत, इसके पश्चात में है पाकिस्तान, इसके बगल में अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऊपर देखेंगे आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन।
ठीक है, ये चलेंगे तो आप ऐसे जान सकते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यह इसके पड़ोसी देश कौन कौन से? म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है, भारत स्वयं में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आइए, आप देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक जो ये विस्तार है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शाते हैं, पहले हमने बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शाने वाले, राज्य सीमा दर्शाने वाले, राजधानी शहर दर्शाने वाले, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को समझाने वाला यह चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है। दिशा चिन्ह एवं प्रतीक विषय हमने अध्ययन किया था। तो लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इधर यहाँ देख रहे हैं आप, गुजरात के कच्छ से लेकर के, हमें पहले जाना था यहाँ पर, ठीक है बच्चों। पहला है ने बताया कि लद्दाख से लेकर उत्तर लद्दाख से दक्षिण कन्याकुमारी तक से विस्तार है 32, ठीक है 32 किलोमीटर। कहाँ से? तो लद्दाख से नीचे दक्षिण के कन्याकुमारी तक, ठीक है। और दूसरा क्या बताया इन्होंने? 32 किलोमीटर है इसका, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 3200 और 2900। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ कहाँ तक? कच्छ तक, कहाँ तक? कच्छ, ठीक है। आइए, इनमें से कौन कौन से देश इनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोस। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग है, पाक की है, हमें भारत से अलग। आइए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देखें। भारत एक विशाल देश है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। परिशिष्ट एक देखेंगे आप जब इसका, भौतिक विज्ञान है यह, नदियों के विषय में। जब जो यह संतरी कलर का दिख रहा है आपको, यह जो संतरी कलर का वो क्या है? ये पर्वतीय पहाड़ है, पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, ये सब क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। एवं पठारी प्रदेश कौन से हैं? जितने मध्य में है। मैदानी प्रदेश प्रदेश कितने तटीय हैं। पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र जो है श्रेणी, वह कहाँ है? जितने भी यहाँ कलर से, ब्राउन कलर से जो तुम्हारा चिन्ह बनाया गया है, रेखा, वह पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र। आइए, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? तो भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक जलोढ़ निक्षेप, इन नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जलोढ़, ठीक है। नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है, बेसिन से लाई गई और बेसिन में निक्षेपित कर देती है। जलोढ़ जो है, निक्षेप जो है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। सहायक नदी, ये नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को भी मुख्य नदी में मिश्रित कर देती है। हाँ, भौतिक विभाजन, यह राजनीतिक विभाजन था, ये भौतिक विभाजन है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम तथा आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वतों को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इसी श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाने के हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इन चार नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से। जलोढ़ से समझ गए आप? वह होता है जो सबसे महीन मिट्टी को ला करके नदी बेसिन में निक्षेपित करके छोड़ते हैं। ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में खड़ा है। शिवालिक क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। ये मैदान समतल सा सपाट होता है, जैसा हमने पढ़ा अभी। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों एवं द्वारा लगाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल, यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। आकृति ऊर्ध्वाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इसकी इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। सबसे पुरानी विंध्य भी इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। ये पश्चिम की श्रृंखला से होकर के नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि घाट का बीच में पूर्वी घाट के बीच में वह क्या है स्थित है? विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण स्थित है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की एक तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट का बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। चित्र 6 संख्या 3 देखेंगे आप जब। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है, प्रचुर मात्रा में है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। कैसे है वह? थोड़ा चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। आइए आपको कुछ सिखाते हैं, बताते हैं विषय। इसमें हमने जाना भी जलोढ़ और सहायक नदी के विषय में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थिति का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है। उस जगह को नदी के मुहाना कहा जाता है। इस नदी जहाँ नदियों में समुद्र में जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उसे मुहाना कहते हैं। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने पास किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की सूचनाएं हैं। इस प्रकार जल से संबंधित एक दूसरे को भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम। प्रवाल, जैसे अपने छोटे होते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल होती है, इसे पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल कैसे कहते हैं? समुद्र के जंतुओं का कंकाल होता है, पॉलिप कहा जाता है। वह जीवित पॉलिप मरते हैं पर उनका कंकाल बन जाता है। अन्य पॉलिश की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते हैं जाते हैं। तो इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। इनका 6 देख प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। ये है प्रवाल द्वीप। ठीक है। आइए, सुनामी का ऊपर एक इन्होंने वो लिखा है बच्चों ने। पंखुड़ी विद्या कक्षा 6-8 की है, बी क्लास की। और वेदनाथ सुवेन कक्षा 6। इन्होंने बहुत अच्छा कविता लिखा है।
एक सवेरे बड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया। सुनामी दानवी ने अपना प्रलंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों द्वारा फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को, करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहायता में पीड़ितों के। यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी। फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में सुखियां दमकेगी। बहुत सुंदर बनाया इन्होंने, ये सुनामी के ऊपर बनाया इन्होंने। तो भारत के दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और द्वीप समूह। इस अरब सागर में स्थित है। ये केरल की तरफ से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व में दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों से बात करने के जरिए प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारत की तरफ से टकराई थी, किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, समुद्र तल पर कंप के कारण उत्पन्न होता है। ये विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको पाठ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं फिर अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।